हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स से रिगार्डिंग एमसीक्यू। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे एचटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, एचपीएससी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी, ईएमआरएस। यानी कि अगर आप एकलव्य की तैयारी कर रहे हैं, एकलव्य स्कूल की या डीएसएसबी की या फिर एचटेट की तैयारी करें, तो हर एक एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द बीसीजी मैट्रिक्स। जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो मैंने करवाया भी हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ से कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका बीसीजी मैट्रिक्स, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है इसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो स्टार भी होता है, कैश काउ भी होता है, डॉग भी होता है, लेकिन एलिफेंट नाम का कोई भी कंपोनेंट इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 आपके कंपोनेंट होते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में, डॉग, स्टार, कैश काउ और फोर्थ कौन सा होता है आपका क्वेश्चन मार्क्स। ये 4 इसके कंपोनेंट है, एलिफेंट नाम का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट इनिटेल रिडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस अलोंग विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट कैन बी टर्म्ड एज। तो अगर कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको कम कर रहे हो या फिर हटा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रिचमेंट स्ट्रैटेजी। वो कौन सी होती है हमारी रिट्रिचमेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज ए टूल फॉर इवेलुएटिंग हाउ सेटिस्फैक्ट्री ए कॉरपोरेट एंटिटी हैज डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सा इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी जो कॉरपोरेट सेटिस्फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, वो हमारा सोशल ऑडिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंसीडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इफ ए डाइंग यूनिट टेक्स ओवर ए स्पाइनिंग एंड वीविंग यूनिट सच एज इंटीग्रेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कौन सा इंटीग्रेशन बोलेंगे, तो देखो अगर सेम लेवल के लिए कर रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल हमारा 2 टाइप्स में हो जाता है। कॉन्ग्लोमरेट, जब हम एक चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ रिलेटेड, दोनों आपस में क्या हैं, दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्लोमरेट। उसके बाद जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि इसका काम जो प्रोसेस में होता है, तो ये हमारा किस से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टिंग मेथड यूजुअली कंपेयर द एक्चुअल डाटा विद एस्टिमेटेड डाटा टू अराइव एट ए कंक्लूजन। तो कौन सा कोस्टिंग का मेथड, तो जो आपका 5th क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया कि कौन से कॉस्टिंग मेथड में हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल डाटा का एस्टीमेट डाटा के साथ। यानी कि अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड होता है, इसके अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट निकल के आता है, उसको आपस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। उसके बाद है 6th क्वेश्चन आपका। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर प्राइमरी टेकन फॉर। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, देखो अगर कैपिटल जहाँ पे भी आ गया, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपका हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम कैपिटल जो हमारा बजटिंग डिसीजन होता है कि कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरह से कहाँ से हमें लेके आना, तो वो सारे जो डिसीजन हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म रिगार्डिंग होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7th, वो अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लूका पैशोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम के फादर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट एज पर पोर्टर
मॉडल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पोर्टर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंपोनेंट आपका नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटजी, क्योंकि कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी भी होती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी भी होती है और फोकस पोजीशनिंग स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटजी कोई कंपोनेंट पोर्टर मॉडल के अंदर नहीं होता है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेशो एनालिसिस। तो कौन सा मेथड असेंशियल जरूरी है इंटीग्रेटेड रेशो एनालिसिस के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया भी हुआ है, सबसे ज़्यादा जो हमारी वीडियो देखी गई है वो ड्यू पॉइंट एनालिसिस ही है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए ड्राई मैट्रिक्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर बी प्लेस्ड। तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर हमारा जो कौन सा ये उसके अंदर आएगा कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे मार्केट के जो अदर कंपटीटर हैं उनसे हमें क्या रहता है, हमेशा थ्रेट रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10th का हमारा आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग देयर ऑकरेंस इवेंट। तो इनको हमें किस में लगाना था, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन होता है, एक बार कोई भी अगर आप इस टाइप का आंसर दो तो पहले आप ऑप्शंस को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शंस को अगर आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर हो गया है तो पहले आप इनको देखिएगा, फिर उसके बाद आप अच्छे से अरेंज कर पाओगे। तो जो 11th का आएगा हमारा, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये इससे पहले आया था, और हॉथर्न स्टडीज़ और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, उसके बाद आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद मैनेजमेंट हॉथर्न स्टडीज़ एंड सबसे लास्ट में आएगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 12, ए बैलेंस स्कोर कार्ड इज। ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज इन ए बैलेंस्ड वे। एक बैलेंस्ड वे में असेंस करना किसको, हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है उस चीज़ को जानना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी अलायंस की। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 13। ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपने ये हिंदी में अगर आप करोगे ना तो इनका बिल्कुल राइट आंसर दे पाओगे, क्योंकि जो बैलेंसिंग कंट्रीब्यूशन होता है वो भी एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए ज़रूरी होता है। सिनर्जी यानी कि उनमें क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए उनको उस चीज़ के बारे में। उसके बाद गोल कंपेटिबिलिटी यानी कि उनका जो गोल है वो उसको अचीव करने लायक होना चाहिए। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो क्या है, कन्फ्रंटेशन। इसका मतलब क्या दिया गया है, विरोध यानी कि अपोजिट एक दूसरे के। तो अपोजिट इसमें करेक्टरिस्टिक्स ये नहीं होती है, ये बाकी तीनों के तीनों इसकी करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग इज नॉट ए फैक्टर दैट डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए किसी कंपनी के
कौन सा फैक्टर हमारा जो है नहीं होता है इनमें से। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेटा टर्नओवर रेशो, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क, कैश फ्लो एबिलिटी, फाइनेंशियल लीवरेज का पता लगाना, ये सारे के सारे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखो मैंने पहले ही बताया था कैपिटल पॉइंट अगर नाम आ जाएगा तो हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म से रिगार्डिंग, लेकिन डाटा टर्नओवर रेशो इसमें इसका फैक्टर नहीं होता है जब हम डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो भी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद है यूनाइटेड नेशनल स्टेबलाइज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इन द ईयर। तो ये हमारा कब बना था, UNCITRAL। तो ये बनाया गया था हमारा 1966 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ABC लिमिटेड बाय 77% of available share of XYZ Corporation. Which of the following can be said about XYZ Corporation? क्यों? क्योंकि अवेलेबल कितने शेयर हैं इसके, ABC इसने कितने इसको परचेज कर लिए हैं, इसके 77% जो है ABC ने बाय कर लिए हैं, किसके, XYZ के। तो ये क्या पूछा गया है कि XYZ क्या है, तो XYZ क्या हो गई, एक सब्सिडरी कंपनी हो गई किसकी, ABC लिमिटेड की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है द एबिलिटी ऑफ 2 or more unit generate greater value by working together than they will be working individually is typically called as। तो एक एबिलिटी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या की जाती है, ग्रेटर वैल्यू जनरेट बाय वर्किंग देन दे विल, तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारा जो वो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन, जिसको कि क्या कहा जाता है, सिनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टेक्निक्स। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कंप्लीटली। तो जब आप ध्यान से देखोगे इसको, तो जो हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स हमने स्टडी की हैं उनमें आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी होती है, 360 डिग्री इवैल्यूएशन भी होता है, और बिहेवियर जिसको बार्स के नाम से आप जानते हैं ये भी होता है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग ये कोई टेक्निक्स नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द परचेज प्राइस ऑफ ए लॉक इज 100 पर यूनिट while the carrying cost कितनी है, 5%, and consumption of raw material is 24,000 unit per annum, ordering cost 10 per order, what will be the economic order quantity। तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है। इसको काफ़ी अच्छे से हम समझाएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ आप इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा वो देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 310 इसका राइट आंसर आएगा। वो अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेनरी फेयोल आ जाएगा, जिन्होंने 14 बेसिक प्रिंसिपल दिए थे किसके, मैनेजमेंट के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रीज़न फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन का इनमें से कौन सा रीज़न है, हाई एफिशिएंसी, एंड हाई प्राइस पेड फॉर एसेट्स, liberal dividend policy, when fair return is not realized on capital employed। तो अंडर कैपिटलाइजेशन का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई एफिशिएंसी। क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो हाई एफिशिएंसी की वजह से ही हम कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
तो उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।